हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स फॉर 10th ऑफ मार्च। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब आपको कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। तो पहला, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नाक। तो बेसिकली ये हमारा आंख नाक वो वाला नाक नहीं है। ये नाक जो है वो आपको देखने को मिलेगा हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी बात हम कर लेते हैं। कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा बड़ा करते हैं। एक्चुअली कंटेक्स्ट ये है कि जो नाक के एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरपर्सन है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि बार बार डिमांड किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाई जानी चाहिए। तो उसको लेकर के नाक जो है वो न्यूज में है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर्स जो है वो बेंगलुरु में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पे काफी क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये आप देखोगे, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पेन का कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में, और हेडक्वार्टर्स जो है वो बेंगलुरु आपको नजर आ जाएगा। नाक का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, ईयर 1994। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि यूजीसी के अंडर आता है। ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्तता प्रदान करी गई है और ये यूजीसी के अंडर आता है। एक्रेडिटेशन टू नाक जो है वो वॉल्यूंटरी है, तो ये कंपलसरी नहीं है, वॉल्यूंटरी है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको सर्टिफाई करने से जुड़ा हुआ है और एनकरेज करने से जुड़ा हुआ है कि सेल्फ इवैल्यूएट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी हो, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी वगैरह हो हायर एजुकेशन से। रेटिंग्स भी देता है ए प्लस प्लस से सी तक का। अगर कोई इंस्टीट्यूशन को डी दिया गया है, इसका मतलब वो क्वालिफाई ही नहीं किया है, एक्रेडिटेड ही नहीं कर पाया है। एलिजिबल कौन इसमें है? तो सिर्फ वही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो एटलीस्ट 6 इयर्स पुराने होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट उनका 2 बैचेस जो है स्टूडेंट्स का वो ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के सेम ही है। तो या तो आप 6 साल आपका इंस्टीट्यूट का हो गया हो, और या तो 2 बैच का आपका ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास कर गए हो। इसके अलावा पैरामीटर्स क्या है? तो वही सब करिकुलम, फैकल्टी, रिसर्चर वगैरह ये सब। वैलिडिटी क्या है? तो ये एक्रेडिटेशन 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। काफी की पॉइंट्स है। 1994 ईयर, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु, ऑटोनोमस बॉडी यूजीसी में, और ये बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं रेटिंग वगैरह देता है, और ये 5 साल के लिए वैलिड रहता है। बेसिकली एलिजिबल कौन है वो भी हमने देख लिया है। सेल्फ असेसमेंट क्या है कि एक एप्लीकेंट इंस्टीट्यूशन अगर सबमिट कर दे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट कि हम अपना रिपोर्ट खुद से ही कर रहे हैं, फिर उसको वैलिडेट किया जाएगा। अभी आपने कुछ रिपोर्ट बना के दिया है, तो हो सकता है आप कुछ हाइड करके भी दे रहे हो, तो उसको वैलिडेट भी किया जाएगा। और फिर ये ना के एक्सपर्ट टीम्स ही करते हैं। इसके अलावा पीयर रिव्यू भी किया जाता है। तो ये आपको देखने को पूरा का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को भी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत ला दिया है। तो इसको भी हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये जो एक्ट है बेसिकली इसको एस्टैब्लिश किया गया 2002 में, और ये भारत का एक कमिटमेंट है वियना कन्वेंशन के तहत कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करेंगे। ठीक है, तो ये वियना कन्वेंशन मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक पार्ट है, जैसे भी आप याद रख सकते हो। और 2002 में पीएमएलए को लाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कन्फिस्केट कर सकता है प्रॉपर्टी वगैरह को। ठीक है, इसके अलावा जो भी इलीगल तरीके से अगर दिया गया है, इसके अलावा बेसिकली अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी अपॉइंट किया गया है, रिपोर्ट भी ये कर सकता है। और इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वो चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, शायद क्लियर उतना ना हो आपके लिए। अपीलेट ट्राइब्यूनल की बात कर ले तो कंपोजिशन में चेयरपर्सन होंगे और 2 सदस्य और होंगे, मतलब एक चेयरपर्सन और 2 अदर सदस्य होंगे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो चेयरपर्सन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के या तो जज हो, या फिर हाई कोर्ट के जज हो, या फिर क्वालिफाइड हो एटलीस्ट। ठीक है, अगर नहीं है तो क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसके अलावा बेसिकली मेंबर्स जो कि इंडियन लीगल सर्विस वगैरह के टेन्योर जो है वो 5 साल का है, या फिर 65 इयर्स जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 5 साल या 65 जो भी पहले हो जाए। और फंक्शंस इनका हमने देख लिया है। ईडी का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है। ईडी 1956 की बॉडी है, और ये इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाएगा न्यू दिल्ली में, बेसिकली लाई करता है। ठीक है, ईडी का हेडक्वार्टर्स आप देखोगे 1956 न्यू दिल्ली, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनफोर्स करता है पीएमएलए को। तो इसको एनफोर्स करने के लिए ईडी को पिक्चर में लाया जाता है। तो ईडी भी हमने देख लिया है, पीएमएलए भी हमने देख लिया है, एग्जाम से क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो भी हमने देख लिया है। तो आराम से इत्मीनान से इस लेक्चर को देखिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, और ये आपके एग्जाम के लिए काफी 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 रेलिवेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, और ये काफी वायरस न्यूज में है, H3N2। तो अभी वायरस का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी इसको पढ़ना है। जैसा कि आर्टिकल आपको दिख रहा होगा इंडिया टुडे का, कि H3N2 वायरस जो है वो भारत में हिट कर चुका है, और कहीं ना कहीं मतलब इसको लेकर के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ICMR, तो इन्होंने कंफर्म किया है कि रिसेंट आउटब्रेक हुआ है ऐसी बीमारी का। इसमें सिम्टम्स क्या है? जुकाम हो जाएगा, ठीक है, सोर थ्रोट रहेगा और फीवर रहेगा।
और इसके अलावा थकान सा भी लगेगा, फटीग, जिसको इन्फ्लुएंजा सब टाइप नामक H3N2 वायरस से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अलग अलग तरीके से ये होता है वायरस, A B C D, यहाँ पे A B जो है वो मतलब फर्दर आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी बातें। और H3N2 वायरस जो है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस को हम बोलते हैं, और ये एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है। मतलब ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हमारे हैं उस पर ये इम्पैक्ट करता है, और कहीं ना कहीं मतलब आपको ये हर साल देखने को मिल जाएगा। पहली बार 1968 में आया था। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये अलग अलग स्ट्रेन में है, HA जो कि हेमाग्लूटिन, और NA मतलब न्यूरोमिनिडेज। 18 इसके सब टाइप्स हैं, इतना आपको रेलिवेंट नहीं है याद करना। स्प्रेड कैसे होता है, तो अगर मतलब किसी के कफ से, किसी के स्नीज से बेसिकली आपको ये देखने को मिल जाएगा। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है। कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा, तो प्रेग्नेंट विमेन होंगी, इसके अलावा यंग चिल्ड्रन होंगे, जो ओल्ड एडल्ट्स हैं वो सब इसके बहुत ज्यादा वल्नरेबल होंगे। सिम्टम्स हमने देख लिया है कि कफ, रनी नोज, ठीक है, कंजेस्टेड नोज, सोर थ्रोट, हेडेक्स, बॉडी एक्स, फीवर्स, चिल्स, फटीग, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, तो काफी सारे हैं। ठीक है, इनमें से कुछ किसी को रहे तो डॉक्टर को आप प्लीज विजिट करिए। ट्रीटमेंट क्या है, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो हम जाकर के मतलब मेडिकल वाले दुकान पे जाते हैं, भैया ये वाली बीमारी है थोड़ा सा दे दो ना दवाई, तो ये जो रेगुलर ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हम जो लेते हैं फीवर वगैरह के लिए, कफ के लिए, हेडेक्स के लिए, इसको कंज्यूम कहीं ना कहीं किया जा सकता है रिलीफ देने के लिए सिम्टम्स के। लेकिन बाकी आप देखोगे तो अगेन आई एम सेइंग कि मतलब आपको इसका प्रॉपर वैसा कुछ अलग से कोई दवाई नहीं मिलेगा। ठीक है, फेयर एग्जीबिशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है तमिलनाडु के मदुरई शहर में। ठीक है, और ये पहला ऐसा इंक्यूबेशन सेंटर है इस स्कीम के तहत। इसको हम देखेंगे डिटेल में कि ये स्कीम क्या है। मदुरई वन लाइनर एग्जाम वाले के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, अपने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इस स्कीम के बारे में पढ़ना। प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि 60-40 का रेशियो है। लॉन्च किया गया कौन से मंत्रालय के द्वारा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा 2020 में, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का पार्ट भी रहा है। और साथ साथ में ये कहीं ना कहीं एनहांस कर रहा है कॉम्पिटिटिवनेस इंडिविजुअल के माइक्रो एंटरप्राइजेस का, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है, और प्रमोट कर सके हम, फॉर्मलाइजेशन कर सके उस सेक्टर का। ये जो स्कीम है ये फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि अपग्रेड किया जा सके माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को देश में। और इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया राज्य सरकार के मतलब कोलैबोरेशन के साथ में। तो ये पूरा का पूरा स्कीम था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, और ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। और आई होप आपको यहाँ से कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया आप सीख करके इस वीडियो से जा रहे होंगे। आपका जो क्वालिटी टाइम आपने इन्वेस्ट किया है इससे कुछ प्रोडक्टिव आप सीख रहे होंगे। बाकी अगर आप लिटरली कुछ प्रोडक्टिव आप सीख रहे होंगे तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट में भी आप अपना राय बता सकते हैं। कुछ और नए फीडबैक्स आपके हिसाब से कुछ हैं, अगर कि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कि कोई करंट अफेयर से रिलेटेड या कोई स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड, तो आप वो बता सकते हैं। हम उस पर भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। बाकी थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।